मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैं आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रहा था पहले बताओ। मैं आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रहा था बताओ। मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर जनरल क्लॉजेज एक्ट तो खैर हम पढ़ ही रहे हैं, वो तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर भी हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, आपको याद है? मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड एक्ट सेक्शन 8 पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताओ। ये टॉपिक क्या बोलता था? ये टॉपिक क्या बोलता था, याद करो। ये टॉपिक क्या बोलता था बेटा? ये टॉपिक ये बोलता था, मैं बोर्ड पे स्क्रीन शेयर पे भी टॉपिक आपके साथ लेके आ रहा हूं, दिखा सबको बोर्ड पे टॉपिक? टॉपिक क्या बोलता था? ये टॉपिक बोलता था कि अगर हमने कोई लॉ डिलीट कर दिया और जो लॉ डिलीट करा उसकी जगह मान लो नया लॉ बना दिया। बोले मान लो हमने कोई लॉ डिलीट कर दिया और जो लॉ डिलीट किया उसकी जगह मान लो नया लॉ बना दिया। बोले हमने कोई लॉ डिलीट कर दिया और बोले जो हमने लॉ डिलीट कर दिया उसकी जगह मान लो हमने नया लॉ बना दिया। तो बोले अगर कोई लॉ डिलीट हो गया है, बोले अगर कोई लॉ डिलीट हो गया है और जो लॉ डिलीट हो गया है उसकी जगह क्या बन गया है, बोले अगर उसकी जगह कोई नया लॉ बन गया है, उसकी जगह कोई नया लॉ बन गया है, तो बोले किसी भी दूसरे एक्ट में अगर रिपील्ड लॉ का रेफरेंस आ रहा था, किसी भी रिपील्ड लॉ में अगर किसी भी अदर लॉ में रिपील्ड लॉ का रेफरेंस आ रहा था, तो मान के चला जाएगा कि वो जो रिपील्ड लॉ का रेफरेंस है वो एक्चुअली में न्यू वाले लॉ का रेफरेंस है। बताओ बेटा, ये पॉइंट याद आया नहीं है? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। करना है कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। मिल गया टॉपिक? यस सर। यस सर। बोलता है, अब ये क्या पार्ट बोलता है इसको समझने की कोशिश करना। ये पार्ट क्या बोलता है बेटा, इसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिख के दे रहा हूं। मुझे नंबर ऑफ डेज काउंट करके बताना कितने से कितने हुए। मुझे काउंट करके बताओ फ्रॉम 15th मार्च 2021 टू 19th अप्रैल 2021। 35। इसके बीच में बस ये बता दो 35। नंबर ऑफ डेज कितने हुए? 35। सब 35 ही बोल रहे हैं या किसी और को कोई डिफरेंट आंसर भी देना है? नो सर। सभी 35 बोल रहे हैं, कोई और कुछ नहीं बोल रहा? नो सर। अब सर 35 डेज होंगे नहीं होंगे वो देखेंगे, 35 डेज होंगे नहीं होंगे वो देखेंगे, वो बात की बात है। सर एक बात बताओ, आपने जब 15 मार्च से 19 अप्रैल को काउंट किया तो आपने 15 मार्च को काउंट करना है या नहीं करना? क्वेश्चन ये आता है 15 मार्च को काउंट करना है या नहीं करना? नो सर। जब मैं 15 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के डेज काउंट करूंगा, जब मैं 15 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के डेज काउंट करूंगा, तो मेरी क्वेरी ये है कि उसमें 15 मार्च को काउंट करना है या उसमें 15 मार्च को काउंट नहीं करना है। ये मेरी क्वेरी है कि वेदर शुड आई काउंट 15 मार्च और शुड आई काउंट 15 मार्च और नॉट। दैट इज माई क्वेरी। तो बेटा लॉ बोला अगर किसी डेट के आगे फ्रॉम लिख दिया जाए, किसी डेट के आगे फ्रॉम लिख दिया जाए, तो ये मान के चलेंगे कि उस डेट को एक्सक्लूड करना है। ये सेक्शन 9 बोला। सेक्शन 9 बोला अगर किसी डेट के आगे फ्रॉम लिख दिया जाए, बोले जब आपको एक टाइम पीरियड काउंट करना है, बोले जब आपको एक टाइम पीरियड काउंट करना है, जब आपको कंप्यूटेशन ऑफ टाइम करना है, टाइम को कैलकुलेट करना है और टाइम पीरियड में फ्रॉम लिखा हुआ है, तो फ्रॉम लिखने का मतलब ही होता है कि पहला दिन एक्सक्लूड करना है। अच्छा, अब जब हम नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो दूसरा पॉइंट आया 19 अप्रैल को काउंट करे या नहीं करे। जब हम नंबर ऑफ डेज को काउंट करेंगे तो दूसरा पॉइंट आया कि 19 अप्रैल को काउंट करे या नहीं करे। तो लॉ बोला किसी डेट के आगे 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिखने का मतलब ही ये होता है कि उस डेट को इंक्लूड करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं 15 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक का टाइम पीरियड काउंट करूंगा, इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं 15 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक का टाइम पीरियड काउंट करूंगा, तो उस 15 मार्च को तो काउंट नहीं करूंगा, लेकिन 19 अप्रैल को काउंट करूंगा।
तो बेटा एक काम करो, 15 मार्च छोड़ दो, 16 मार्च से काउंट करो। 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो 16 दिन तो बेटा मार्च के आएंगे, 16 डेज तो बेटा मार्च के आएंगे। और अप्रैल में 19 अप्रैल भी काउंट करना है, तो 19 दिन अप्रैल के हो गए। तो टोटल मिला के 35 डेज हो गए। अब बेटा याद रखना, आज के बाद आप कोई भी लॉ पढ़ो, चाहे आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ो, चाहे आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ो, चाहे आप सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट यानी सीजीएसटी एक्ट 2017 पढ़ो, चाहे आप सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ो, हमारे देश का कोई भी लॉ पढ़ो, अगर लॉ के अंदर टाइम पीरियड काउंट करना है तो जिस डे के आगे फ्रॉम लिखा है वो एक्सक्लूड करना, और जिस डे के आगे टू लिखा है वो इंक्लूड करना। ये बोलता है सेक्शन 9। बताओ बेटा, आया नहीं आया समझ में? बोलो। यस सर। Yes, sir. स्टूडेंट्स को आ गया? यस सर। यस सर। बता दो भाई, पक्का आ गया? वेरी गुड। तो बेटा देखो, अब बुक से प्रोविजन रीड कराते हैं। बुक में हल्की सी लैंग्वेज टेक्निकल लिखी हुई है, पर आ जाएगी समझ में, ऐसी कोई बहुत हार्ड भी नहीं है। कमेंसमेंट मतलब टाइम स्टार्ट कहां होगा, टर्मिनेशन मतलब फिनिश कहां होगा। कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम, सेक्शन 9 क्या लिखा हुआ है? अब क्या लिखा हुआ है? टाइम स्टार्ट कहां होगा और खत्म कहां होगा? में बोले इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, बोले किसी भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन में अगर हम सीरीज ऑफ डेज में पहले दिन को हटाना चाहते हैं, एक्सक्लूडिंग करना चाहते हैं पहले दिन को, तो सिर्फ इतना सफिशिएंट है, इतना काफी है कि आप फ्रॉम लिख दो। सर लैंग्वेज समझना क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है अगर आप सीरीज ऑफ डेज की काउंटिंग कर रहे हैं और सीरीज ऑफ डेज की काउंटिंग में आप पहला दिन हटाना चाहते हैं, तो सिर्फ इतना काफी है कि आप सिर्फ फ्रॉम लिख दो। बोले जैसे आपने फ्रॉम लिखा, ये मान के चला जाएगा कि पहला दिन एक्सक्लूड हो गया। बोले जैसे ही आपने फ्रॉम लिखा, ये मान के चला जाएगा कि पहला डे एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, उसी तरह अब एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी। हाँ जी स्टूडेंट, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। हाँ, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि ये बोल रहा है कि जब आपको नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग करनी है, तो बोले नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग करने में जो सीरीज ऑफ डेज हैं, बोले जो सीरीज ऑफ डेज हैं, उन सीरीज ऑफ डेज में, इस सीरीज ऑफ डेज में अगर हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं पहले दिन को, बोले अगर हम सीरीज ऑफ डेज में एक्सक्लूड करना चाहते हैं पहले दिन को, तो बोले पहले दिन को एक्सक्लूड करने के लिए सिर्फ इतना सफिशिएंट है, इतना काफी है कि हम फ्रॉम वर्ड लिख दें। बोले अगर हमने फ्रॉम वर्ड लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली मान के चल लिया जाएगा कि पहला दिन क्या हो गया है, एक्सक्लूड हो गया।
बताओ बेटा, ये बात समझ में आई नहीं आई? बोलो यस और नो। Yes, sir. अब उसी तरह वो आगे बोल रहा है कि बोले अगर आप सीरीज ऑफ डेज की काउंटिंग कर रहे हो, बोले आप सीरीज ऑफ डेज की काउंटिंग कर रहे हो और उसमें जो आखिरी दिन है, जो लास्ट डे है, जो लास्ट डे उसको आप इंक्लूड करना चाहते हो, सीरीज ऑफ डेज का आखिरी दिन आप इंक्लूड करना चाहते हो। तो अगर इंक्लूड करना चाहते हो तो बोले इतना सफिशिएंट है, बोले इंक्लूड करना चाहते हो तो इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है कि आप उस डे के आगे क्या वर्ड यूज कर दो? टू। यूज द वर्ड टू। मतलब सीरीज ऑफ डेज में अगर पहला दिन हटाना है तो वर्ड फ्रॉम यूज कर लो, और सीरीज ऑफ डेज में अगर आखिरी दिन इंक्लूड करना है तो टू यूज कर लो। तो ओवरऑल लाइन ये बनी, इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन इट शैल बी सफिशिएंट। सिर्फ इतना काफी है एक्सक्लूड या इंक्लूड करने के लिए। अगर एक्सक्लूड करना है, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सक्लूडिंग फर्स्ट, फर्स्ट मतलब फर्स्ट डे, अगर पहला दिन एक्सक्लूड करना है तो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सक्लूडिंग फर्स्ट डे इन सीरीज ऑफ डेज टू यूज द वर्ड फ्रॉम, फ्रॉम वर्ड यूज कर लेना। और इंक्लूड करना है तो फॉर द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग द लास्ट डे, लास्ट डे इंक्लूड करना है इन अ सीरीज ऑफ डेज, तो सफिशिएंट है टू यूज द वर्ड टू। अब इसमें मैं जितना हाईलाइट करूं सिर्फ उतना ही लर्न करना है आपको पेपर में। तो इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन it shall be sufficient for the purpose of excluding the first in a series of days to use the word from, and for the purpose of including the last day in a series of days to use the word to। जो पार्ट बिल्कुल अनहाइलाइटेड है वो आपको लर्न नहीं करना, सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट लर्न करोगे आपका काम हो जाएगा। पहले मुझे बताओ सेक्शन 9 समझ में आया नहीं आया स्टूडेंट्स? बोलिए। Yes, sir. इससे डेप्थ में नहीं ले जा सकता हूं सेक्शन 9 में। बोलिए, सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, टाइम का कैलकुलेशन। एक और मुद्दा है, अभी है बताता हूं क्या है। सेक्शन 10, एक एग्जांपल देता हूं। अब एक सेक्शन 10 का एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूं। इंडियन पीनल कोड में ऐसा लिखा हुआ है, इंडियन पीनल कोड लॉ है हमारे देश का। इंडियन पीनल कोड में ऐसा लिखा हुआ है कि अपील कैन बी मेड, अपील कैन बी मेड अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन, अपील कैन बी मेड अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन विद इन 60 डेज। बोले हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। अपील कैन बी मेड अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन विद इन 60 डेज इन सुप्रीम कोर्ट। बोले हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हो 60 डेज में। ऐसा इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ है। अब मान लो बेटा हाई कोर्ट का डिसीजन आया, हाई कोर्ट का डिसीजन आया, मान लो हाई कोर्ट का डिसीजन आया 1 जुलाई को, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का लास्ट डे क्या हो गया? लास्ट डे ऑफ अपीलिंग टू सुप्रीम कोर्ट, सितंबर। सुप्रीम कोर्ट को अपील करने का आखिरी दिन क्या हो गया? तो बेटा हमको 60 डेज जोड़ने हैं। तो जुलाई के 1 जुलाई तो छोड़ दो, जुलाई 1 जुलाई के बाद 60 डेज जोड़ो, तो जुलाई में 30 डेज और जुड़ जाएंगे। जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त में भी 30 डेज और जुड़ जाएंगे। तो जुलाई का 30 और अगस्त का 30, तो सुप्रीम कोर्ट को अपील करने की आखिरी तारीख हो गई 30 अगस्त। कोई दिक्कत बेटा? No, sir. नो जहां तक दिक्कत है, अभी ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अब आएगा, सेक्शन अब आएगा, सेक्शन अभी चालू नहीं हुआ, सेक्शन अब चालू होगा। पहले मुझे बताओ यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब बेटा सेक्शन ये है। कर दो प्लीज, हाँ जी, एक बार रिपीट कर दो। रिपीट कैसे करूंगा भाई? क्या चीज रिपीट करनी है बताइए? नहीं मतलब एक जी को ना कैच नहीं हो पाया थोड़ा सा ये। बेटा अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं, अभी तो एग्जाम्पल लिख रहा हूं। हाँ जी, तो बच्चा इशू क्या है इधर देखना। इंडियन पीनल कोड में क्या लिखा हुआ है?
कि अगर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आया, अब बेटा एक बात बताओ, आप सबको पता है हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट को अपील होती है, पता है कि नहीं पता है, पहले बताओ। Yes, sir. तो इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ है कि अगर हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील करनी है तो 60 डेज में करनी है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सपोज करो हाई कोर्ट का डिसीजन 1 जुलाई को आया, तब सुप्रीम कोर्ट को अपील करने का टाइम कितना हो गया, 1 जुलाई में 60 डेज जोड़ लो, तो लास्ट डे ऑफ अपीलिंग टू सुप्रीम कोर्ट। तो 1 जुलाई में 60 डेज जोड़ूंगा तो 30 डेज जुलाई के हो जाएंगे, 30 डेज अगस्त के हो जाएंगे, टोटल 60 डेज हो जाएंगे। तो अपील करने की 30 अगस्त आखिरी तारीख है। पहले बताओ यहां तक समझ में आया क्या सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. अब हिसाब समझ में आ गया कि आपको बताइए। हाँ सर, अब हो गया क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन है, बेटा ये सेक्शन नहीं था, सेक्शन तो अब समझाऊंगा। मान लो 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी है, हॉलीडे। हॉलीडे क्यों है? कोई भी रीजन है, संडे है इसलिए छुट्टी है, संडे है इसलिए छुट्टी है, या कोई दिवाली है, होली है, रिपब्लिक डे है, कुछ भी है। मैं कह रहा हूं जो अपील करने के आखिरी दिन है उस दिन छुट्टी है, कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो गई, कोई कोविड का लॉकडाउन हो गया, पता नहीं, कुल मिला के 30 अगस्त को छुट्टी है। तो अब मुझे बताओ अपील करने का आखिरी तारीख क्या होगा? 30 अगस्त को तो छुट्टी है, तब आखिरी तारीख क्या माने? 30 अगस्त तक तो कर नहीं सकते। 31st। तो बेटा अब सेक्शन क्या बोल रहा है? बेटा सेक्शन ये बोल रहा है कि अगर किसी भी ऑफिस में मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने, कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट, मान लो किसी गवर्नमेंट दफ्तर में जाके आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, या मान लो आपको कोई अपील करनी किसी कोर्ट में, कुल मिला के जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट है, या जो भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की लास्ट डेट है, कुल मिला के जो आखिरी दिन आ रहा है कोई भी काम करने का आखिरी दिन आ रहा है, अगर वो हॉलीडे है तो लॉ बोला फिर नेक्स्ट डे काम होगा। यानी लास्ट डे विल बी नॉट 30 अगस्त, लास्ट डे विल बी 31 अगस्त। सिंपल सा है। कोर्ट में आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कोर्ट में आपको कोई अपील करनी है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट जमा करना है। आप सोचो आपके घर का बिजली का बिल ही आपको जमा करना है, बिजली का बिल आता है आपके घर पे, मान लो किसी भी ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, किसी भी कोर्ट में कोई अपील करनी है, कुछ भी करना है, पर जो आखिरी दिन आ रहा है वो हॉलीडे है, तो बोले जो नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड्स होगा, जिस भी दिन कोर्ट ओपन होगी, मान लो 31 अगस्त को भी छुट्टी होती किसी कारण से, तो 1 सितंबर ले लेते। कुल मिला के जो भी अगला वर्किंग डे आएगा जब कोर्ट या ऑफिस ओपन होगा, फिर उस डे को लास्ट डे माना जाएगा। ये बोलता है सेक्शन 10। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई नहीं आई? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes. कोई डाउट है, क्वेरी? No, sir. चलिए, तो क्या लिखा हुआ है? ये बोल रहा है वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, बोले किसी भी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन में अगर कोर्ट या ऑफिस मान लो बंद निकल रहा है, इफ द कोर्ट और ऑफिस इज क्लोज्ड, या थोड़ा सा इसको ऊपर से पढ़ लेते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। ये बोलता है वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, हमें कोई काम करना है, एक्ट करना है मतलब कोई काम करना है, हमें कोई प्रोसीडिंग करनी है, प्रोसीडिंग मतलब कोई भी काम करना है, किसी भी कोर्ट या ऑफिस में जाके, इज डायरेक्टेड और अलाउड टू बी डन और टेकन इन एनी कोर्ट और ऑफिस। किसी भी कोर्ट में जाके, किसी भी ऑफिस में जाके, कहीं पर भी जाके आपको कोई भी काम करना है किसी भी दिन ऑन अ सर्टेन डे, लेकिन दिक्कत क्या है, उस दिन कोर्ट की छुट्टी है। देन इफ द कोर्ट और ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन दैट डे, अगर बोले कोर्ट या ऑफिस उस दिन छुट्टी पे है तो हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो बोला जो भी एक्ट आपको करना है, जो भी प्रोसीडिंग आपको करना है वो कर लेना, शैल बी कंसिडर्ड एज डन, कर लेना, शैल बी कंसिडर्ड एज डन और टेकन इन ड्यू टाइम, वो कर लेना ड्यू टाइम में नेक्स्ट डे। इफ इट इज डन और टेकन ऑन नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड्स, अगला जो दिन आएगा उस दिन कर लेना जिस दिन कोर्ट या ऑफिस ओपन होगा, ऑन विच द कोर्ट और ऑफिस इज ओपन। कुल मिला के किसी भी कोर्ट या ऑफिस में जो काम करने का आखिरी दिन था, किसी भी कोर्ट या ऑफिस में जो काम करने का आखिरी दिन था, अगर उस दिन कोर्ट या ऑफिस बंद है
तो उसके अगले दिन आप काम कर सकते हो। तो वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, any act or proceeding is directed or allowed to be done in any court or office on a certain day, then if the court or office is closed on that day or the last day, उस दिन कोर्ट की छुट्टी है, the act or proceeding shall be considered as done in due time if it is done or taken on the next day afterwards, अगर अगले दिन कर लेते हो on which the court or office is open। बताओ बेटा ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा सभी बच्चे यस बोल दो, अगर नहीं आ रही है तो नो भी बोल सकते हो। कुल मिला के इतना सा पॉइंट है, किसी भी काम को करने का जो आखिरी दिन था, अगर उस दिन कोर्ट या ऑफिस की छुट्टी है तो उसके अगले दिन वो काम कर लेना, इतना सा पॉइंट है। Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा बोलिए। सर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है बेटा ना? बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ रहे हम, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ रहे। बिल ऑफ एक्सचेंज अलग चीज होती है, यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज की बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसी एक्ट या प्रोसीडिंग की बात कर रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक अलग एक्ट लगता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लगता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, और बिल ऑफ एक्सचेंज में ये रूल होता है कि जो आखिरी दिन है वह आखिरी दिन नहीं होता, वह ड्यू डेट होती है, कि बोले ड्यू डेट Yes, अगर sir. पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग डे लेते हैं, और अगर ड्यू डेट आपकी इमरजेंसी हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे लेते हैं। तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट है, वो काम करने का लास्ट डे नहीं है। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होता है या बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है वो अलग कॉन्सेप्ट है और ये अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. तो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम हो गया, कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम हो गया, सेक्शन 9 हो गया, सेक्शन 10 हो गया। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे बताना। अब अगला सेक्शन पे चल रहा हूं, सभी सेक्शन के एग्जांपल बताऊंगा। सेक्शन 11, बेटा मेरे को जयपुर से दिल्ली जाना है। अब मान लो जयपुर से दिल्ली जाने के 3 रूट हैं, 3 रास्ते हैं, एक रास्ता, दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता। रूट 1 से जाएंगे तो 250 किलोमीटर है, रूट 2 से जाएंगे तो 238 किलोमीटर है, रूट 2 से जाएंगे तो 238 किलोमीटर है, और मान लो रूट 3 से जाएंगे तो 261 किलोमीटर है। अब मुझे बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि जयपुर और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस क्या है, आपसे कोई जनरल में पूछे कि जयपुर और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस क्या है, तब क्या बोलोगे? 250 किलोमीटर बोलोगे, 238 किलोमीटर बोलोगे, या 261 किलोमीटर बोलोगे? बताओ। 38. तो बेटा आप सेक्शन 11 बोला, ना तो 250 किलोमीटर बोलोगे, ना 238 किलोमीटर, ना 261 किलोमीटर। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैं जयपुर से दिल्ली जाऊं, चाहे जयपुर से कहीं भी जाऊं, अगर मैं ट्रेवल करूंगा तो रास्ता एकदम सीधा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ मोड़ तो आएंगे, लेफ्ट और राइट। यस सर लॉ बोला हमें लेफ्ट और राइट मोड़ से कोई मतलब नहीं। लॉ बोला आप तो जयपुर और दिल्ली के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच लो। अब उस स्ट्रेट लाइन के बीच में हो सकता है पहाड़ आए, हो सकता है खाई आए, हो सकता है कुआं आए, हो सकता है नदी आए। लॉ बोला हमें कोई मतलब नहीं। लॉ बोला आप जयपुर और दिल्ली के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, और बोलिए स्ट्रेट लाइन में जितना डिस्टेंस कवर होगा, स्ट्रेट लाइन में जितना डिस्टेंस कवर होगा, मान लो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर हुआ 212 किलोमीटर, तो बोले यही जयपुर और दिल्ली का डिस्टेंस माना जाएगा। सेक्शन 11 बोला कि जब आपको 2 प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है तो आप ये अज्यूम करो कि वो दोनों प्लेसेस एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हैं। आप ये अज्यूम करो कि वो दोनों जगह हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब सपाट सतह, सपाट सतह। बोले बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, बीच में ना कोई पहाड़ है, ना कोई नदी है, ना कोई कुआं है, ना कोई खाई है, ना कोई समुद्र है, बोले कुछ नहीं है। बोले ये अज्यूम करते हुए ये सोचो कि उनके बीच में अगर एक स्ट्रेट रोड होती, स्ट्रेट लाइन होती, तो कितना डिस्टेंस आता। तो जो भी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आ रहा है, जो भी स्ट्रेट रोड डिस्टेंस आ रहा है, वही उन दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस माना जाएगा। तो लॉ बोला जब आपको 2 प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है तो वो डिस्टेंस हमेशा
स्ट्रेट लाइन के अंदर मेजर करना चाहिए। फिर बोल रहा हूं, लॉ बोला जब आपको दो प्लेसेस में डिस्टेंस मेजर करना है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मेजर करना चाहिए, ये अज्यूम करते हुए कि वो प्लेसेस एक सपाट सतह पे हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो Yes, sir. Yes, sir. ये सबको। Yes. अब बेटा कोई सा भी एक्ट आज के बाद आप अपनी लाइफ में पढ़ो, अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना हो तो ध्यान रखना हमेशा ऐसे ही होगा। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, सेक्शन लग रहा है 11। इन द मेजरमेंट ऑफ एनी डिस्टेंस, बोले कोई भी डिस्टेंस मेजर करते वक्त किसी भी सेंट्रल एक्ट में, फॉर द पर्पज ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, दैट डिस्टेंस शैल बी मेजर्ड, वो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। सबसे इजी सेक्शंस में से एक है इस चैप्टर के। इन द मेजरमेंट ऑफ एनी डिस्टेंस फॉर द पर्पज ऑफ सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, दैट डिस्टेंस शैल बी मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बताओ बेटा यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए यस और नो। Yes, Yes, sir. दिक्कत? Yes, sir. सर चलो एक सेक्शन बड़ा और आसान सा है, एक सेक्शन और बड़ा आसान सा है। सेक्शन 12। सर ये बोलता है कि कभी भी कोई भी टैक्स लगेगा, कोई भी ड्यूटी लगेगी तो वो प्रो राटा लगेगी। प्रो राटा लगेगी मतलब प्रोपोर्शनेटली लगेगी। बेटा आप सब लोग अभी टैक्स में जीएसटी पढ़ रहे हैं, यस Yes, sir. यस तो सर आपने शायद ये तो सबने ही सीखा होगा जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं कि जीएसटी तो बहुत बाद में आया। जीएसटी से पहले हमारे देश में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो जीएसटी में आके मर्ज हो गए थे, Yes, जैसे sir. एक्साइज Yes, ड्यूटी, sir. कस्टम ड्यूटी, Yes, sir. याद है? Yes, यस sir. सर तो बेटा अब मैं जो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्चुअली जीएसटी में ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं, तो मैं जीएसटी का एग्जांपल दे नहीं सकता, नहीं तो मैं जीएसटी का ही देता। हाल फिलहाल जीएसटी में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं। तो बेटा हमारे देश में जो एक पहले सेंट्रल एक्साइज एक्ट चलता था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, उसमें एक टैक्स लगता था एक्साइज ड्यूटी। मुझसे ये मत पूछना एक्साइज ड्यूटी होती है, वो आपके टैक्स वाले सर बताएंगे, मैं तो एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो समझना। वैसे एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर्स पे लगती थी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। Yes, sir. तो जैसे मार्बल टाइल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी की रेट क्या थी? मार्बल टाइल्स आती हैं, आप सबको पता है? हाँ सर। मार्बल टाइल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी ₹10 पर स्क्वायर मीटर। सर मार्बल टाइल अलग अलग साइज की आती है, तो इन्होंने बोला कि 1 स्क्वायर मीटर पे 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे। यानी मान लो मैंने एक मार्बल टाइल बनाई और ये 1 स्क्वायर मीटर की थी, स्क्वायर मीटर होता है एरिया, तो उस पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अगर मैंने 2 स्क्वायर मीटर की मार्बल टाइल लगाई तो 20 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अगर मैंने आधा स्क्वायर मीटर की मार्बल टाइल लगाई तो उस पर 5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अग्रीड हो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर मार्बल टाइल का साइज इंक्रीज होगा तो साइज तो क्या लिखते हैं, मेजरमेंट लिख देते हैं। अगर मार्बल टाइल का मेजरमेंट इंक्रीज होगा तो ड्यूटी भी इंक्रीज हो जाएगी, Yes, sir. और अगर Yes, sir. मार्बल टाइल का मेजरमेंट डिक्रीज होगा तो ड्यूटी भी डिक्रीज हो जाएगी। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? हाँ सर बोल सकते। सर यही लिखा हुआ है सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 बोलता है कि जो भी टैक्सेस लगते हैं या तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू पे लगते हैं, या प्रोडक्ट के मेजरमेंट को देख के लगते हैं, या प्रोडक्ट के साइज को देखकर लगते हैं, या प्रोडक्ट के वेट को देख के लगते हैं, या प्रोडक्ट की लेंथ को देख के लगते हैं। हमारे देश में जितने भी टैक्सेस लगते हैं या तो प्रोडक्ट के वेट को देख के लगेंगे, या मेजरमेंट को देख के लगेंगे, या वैल्यू को देख के लगेंगे, या आप मान लो क्वांटिटी को देख के लगेंगे, कुल मिला के। तो बोले ये सभी टैक्सेस प्रोपोर्शनेटली लगते हैं। तो बोले अगर प्रोडक्ट की वैल्यू, मेजर, साइज, वेट, लेंथ या क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो उसी के प्रोपोर्शन में टैक्स या ड्यूटी अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। और बोले अगर प्रोडक्ट का वैल्यू, मेजर, साइज, वेट या लेंथ या क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो उसी के प्रोपोर्शनेट में टैक्स भी डिक्रीज हो जाएगा।
तो बोले जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी या मेजरमेंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे टैक्स इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे वैल्यू मेजरमेंट या साइज डिक्रीज होगा वैसे वैसे टैक्स भी डिक्रीज होगा। तो ये बोल रहा है जो भी टैक्सेस या ड्यूटी लगते हैं वो प्रोपोर्शनेटली लगते हैं, जैसे जैसे चीज का साइज बढ़ेगा टैक्स बढ़ेगा, साइज कम होगा तो टैक्स भी कम होगा। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट या क्वेरी? नो सर। पढ़ लीजिए। ड्यूटी टू बी टेकन प्रो राटा इन एन एनेक्टमेंट, एनेक्टमेंट माने लॉ, सेक्शन लग गया 12, वेयर बी नहीं है, बाय कर लेना इसको, वेयर बाय एनी एनेक्टमेंट, एनेक्टमेंट माने लॉ जो हमारे देश में लग रहे हैं नाउ इन फोर्स, नाउ इन फोर्स यानी हमारे देश में लग रहे हैं या फ्यूचर में भी लगेंगे, और हेयर आफ्टर टू बी इन फोर्स, हेयर आफ्टर टू बी इन फोर्स यानी फ्यूचर में लगेंगे, उनमें अगर कोई भी ड्यूटी लग रही है, बोले एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम यानी कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी या कोई भी दूसरा टैक्स, और इन नेचर देयर ऑफ, वो लग रहा है, कैसे लग रहा है, इज लेविएबल, लेविएबल मतलब टैक्स लगाना, टैक्स लगाया जा रहा है किसके बेसिस पे, ऑन एनी गिवन क्वांटिटी के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे, मेजर के बेसिस पे, वैल्यू के बेसिस पे, गुड्स और मर्केंडाइज के। तो वो बोल रहा है लाइक मतलब सेम ड्यूटी लगती जाएगी, देना लाइक ड्यूटी, लाइक मतलब सिमिलर ड्यूटी, इज लेविएबल मतलब लगती जाएगी अकॉर्डिंग टू सेम रेट, सेम रेट से लगती जाएगी ऑन अ ग्रेट और लेसर क्वांटिटी, मतलब ज्यादा क्वांटिटी होगी तो उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा क्वांटिटी पे टैक्स लग जाएगा, कम क्वांटिटी होगी तो उसके अकॉर्डिंग कम क्वांटिटी पे टैक्स लग जाएगा। पॉइंट ये है कि अगर किसी भी एनेक्टमेंट के द्वारा कोई भी कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी लग रही है क्वांटिटी के हिसाब से, वेट के हिसाब से, मेजर के हिसाब से या वैल्यू के हिसाब से, तो लाइक ड्यूटी लगेगी सेम रेट से ग्रेटर या लेसर क्वांटिटी पे। ये कॉन्सेप्ट है। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं है? बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यस सर। सभी स्टूडेंट बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो बेटा Yes, अपन ने sir. कौन से सेक्शन कर लिए? सेक्शन 9 कर लिया, 10 कर 9 लिया, 11 कर Yeah, लिया और 11, 12 कर लिया। कोई 12. दिक्कत? नो No, सर। sir. और सबका एग्जाम्पल बना के करा रहा हूं मैं, बिना एग्जाम्पल के कोई भी टेक्स्ट नहीं कराऊंगा मैं आपको, कोई भी सेक्शन नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन 13। अच्छा बेटा मैं बताता हूं, मान लो कंपनीज एक्ट में ऐसे लिखा हुआ है और सभी लॉज में ऐसे ही लिखा होता है। मैं तो कंपनीज एक्ट का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि वो आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हो, नहीं तो सभी लॉज में ऐसे लिखा होता है। मान लो ऐसे लिखा, वेयर एनी ऑफिसर ऑफ कंपनी commits a contravention, comma, he will be liable for penalty, उस पे पेनल्टी लगेगी। बेटा कंपनीज एक्ट में मान लो ये लिखा हुआ है कि अगर कंपनी का कोई भी ऑफिसर कोई कॉन्ट्रावेंशन करे, कॉन्ट्रावेंशन करने का मतलब होता है कानून तोड़ देना, कानून का उल्लंघन कर देना, कानून की पालना नहीं करना। तो मैं बोल रहा हूं मान लो कंपनीज एक्ट 13 में लिखा है कि अगर कंपनी का कोई भी ऑफिसर किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन कर देता है या कंपनी का कोई भी ऑफिसर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रावेंशन कर देता है तो बोले उस पर पेनल्टी लगेगी, ऐसा लिखा हुआ है। अब बेटा ज्यादातर लॉ में यही लिखा होता है। अब यहां पे लिखा है ही का मतलब तो बेटा मेल होता है, अग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेल बोल लो, मैस्कुलिन बोल लो, एक ही बात है। तो बेटा इस सेक्शन को पढ़ के तो ये लग रहा है ना कि पेनल्टी सिर्फ लड़कों पे लगेगी, लड़कियों पे नहीं लगेगी। ऑफिसर कौन होते हैं? ऑफिसर बेटा कंपनी के डायरेक्टर्स को बोलते हैं। ऑफिसर्स में कंपनी का सीईओ आता है, ऑफिसर्स में कंपनी का सीएफओ आता है। तो बेटा अब इन्होंने बोला कि अगर ऑफिसर ने कॉन्ट्रावेंशन करा तो उस पर पेनल्टी लगेगी। अब लॉ के अंदर तो इन्होंने लिख दिया ही माने मेल।
तो इस प्रोविजन को पढ़ के तो ये लग रहा है ना कि पेनल्टी सिर्फ मेल्स पे लगेगी, फीमेल्स पे नहीं लगेगी। बोलो अग्रीड हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. प्रोविजन को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ। Yes, sir. Yes, तो sir. बेटा सेक्शन 13 बोला, बोले किसी भी सेंट्रल एक्ट में अगर मेल जेंडर की बात होती है तो ये अज्यूम करके चला जाता है कि मेल जेंडर में फीमेल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सेक्शन 13 बोला अगर किसी भी सेंट्रल लॉ में मेल जेंडर की बात होगी, सेक्शन 13 बोला अगर किसी भी सेंट्रल लॉ में मेल जेंडर की बात होगी, जैसे कंपनीज एक्ट एक सेंट्रल लॉ ही है, तो बोले किसी भी सेंट्रल एक्ट में अगर मेल जेंडर की बात होगी तो ये अज्यूम्ड है कि मेल के अंदर। इसका मतलब ये है कि कंपनी का ऑफिसर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो कॉन्ट्रावेंशन करेगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेल पे पेनल्टी लगा दो फीमेल पे मत लगाओ, बोले मेल पे भी लगेगी और फीमेल पे भी लगेगी। बोलो बेटा क्लियर है क्या? Yes, sir. लेकिन बेटा वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता, ध्यान रखना, वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। अगर मेल की बात होगी तो आप उसमें फीमेल इंक्लूड कर लेना, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो ही की जगह शी लिखा होता, लॉ में अगर शी लिखा है तो सिर्फ शी है, ही नहीं है। मतलब ही में शी इंक्लूडेड है, शी में ही इंक्लूडेड नहीं है, वाइस वर्सा नहीं होता। मेल लिखा होगा तो फीमेल भी इंक्लूड कर लेना, लेकिन फीमेल लिखा हो तो मेल कभी मत इंक्लूड करना, ये बात ध्यान रखना। अगर लिखा हुआ ही फीमेल है तो सिर्फ फीमेल है, फिर बात खत्म। मेल होगा तो मेल और फीमेल दोनों है, फीमेल होगा तो सिर्फ फीमेल है। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई कि Yes, sir. वाइस वर्सा प्रोविजन Yes, नहीं है ये? Yes, sir. बोलिए कोई क्वेरी? No, sir. No, sir. अच्छा, एक पॉइंट और बोलता है ये सेक्शन, वो और समझो। सर अब लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि कहीं सिंगुलर में कोई बात लिखी हुई है, सिंगुलर समझते हो आप? Yes, sir. सिंगुलर 1 है 1, बोले सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, बोले सिंगुलर में प्लूरल भी आता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सर लॉ में लिखा हुआ है कि कंपनी को अपने ब्रांच की ऑडिट करानी है, लॉ में सिर्फ ब्रांच लिखा है, तो ब्रांच तो सिंगुलर हुआ। अब लॉ में लिखा है कि कंपनी को अपने ब्रांच की ऑडिट करानी है, तो बोले ब्रांच के अंदर ब्रांचेस भी इंक्लूड है। इसका मतलब ये होगा अगर एक ब्रांच है तो एक ब्रांच की ऑडिट हो जाएगी, मैनी ब्रांचेस है, मान लो 2 है 3 है 4 है 5 है या 6 है, तो सभी ब्रांचेस की ऑडिट हो जाएगी। बोले लॉ में सिंगुलर लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ सिंगुलर ही चाहता है, बोले लॉ प्लूरल भी चाहता है। बोले लॉ में अगर सिंगुलर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉ सिर्फ सिंगुलर चाहता है, लॉ प्लूरल भी चाहता है, और अब की बार वाइस वर्सा भी है। बोले उसी तरह अगर लॉ में प्लूरल लिखा है तो ऐसा नहीं कि लॉ से प्लूरल चाहता है, बोले लॉ सिंगुलर भी चाहता है। तो बोले एक हो तो एक, मैनी हो तो मैनी। बोले लॉ में 1 लिखा है तो बोले 1 विल इंक्लूड मैनी, लॉ में मैनी लिखा है तो बोले मैनी विल इंक्लूड 1। मतलब जैसे एक लॉ में लिख दिया ब्रांचेस, तो ब्रांचेस का मतलब ये नहीं कि एक से ज्यादा ही ब्रांच होनी चाहिए, एक ब्रांच होगी तो भी चलेगा। या लॉ में लिखा है ब्रांच, तो ब्रांच का मतलब ये नहीं कि एक ही ब्रांच होनी चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो बोले सिंगुलर में प्लूरल इंक्लूड रहेगा, प्लूरल में सिंगुलर इंक्लूड रहेगा। ये दोनों बातें बेटा सेक्शन 13 ने बोली। बताइए आई नहीं आई समझ में? Yes, sir. Yes. कोई डाउट है, क्वेरी? No. No. No, sir. पूछ लेना बेटा, No, sir. बाद में परेशान हो जाओगे नहीं तो। चलो तो बेटा मैं एक बार स्क्रीन ओपन कर रहा हूं, शीट पे बोर्ड पे वापस से शीट ओपन कर रहा हूं, अपन पढ़ेंगे। शीट दिख गई सबको? Yes. Yes, sir. Yes, टॉपिक है जेंडर एंड नंबर, सेक्शन लगता है 13, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन माने मेल होता है। इन ऑल सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस कोई भी वर्ड, एनी also be taken to include females। जो मेल को इंक्लूड करा है बोले उसमें फीमेल्स भी आएंगी। उसी तरह इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंगुलर वर्ड्स इन ऑल सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, बोले सभी सेंट्रल एक्ट्स और रेगुलेशंस में वर्ड्स इन द सिंगुलर, जो वर्ड सिंगुलर में है, शेल इंक्लूड द प्लूरल। बोले सिंगुलर में प्लूरल भी आएगा एंड वाइस वर्सा।
बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? Yes. अब देखो Yes, यहाँ पे sir. वाइस वर्सा नहीं है, ध्यान रखना। मतलब मेल में फीमेल आएगा, फीमेल में मेल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा हुआ है, तो सिंगुलर में प्लूरल आएगा, प्लूरल में सिंगुलर आएगा। बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोल दो। Yes, sir. डाउट या क्वेरी किसी स्टूडेंट की? No. No, sir. Sir. श्योर हो? Hmm. वेरी गुड। तो देखो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इन ऑल सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस एनी वर्ड विच डिनोट द मैस्कुलिन जेंडर shall also be taken to include females. उसी तरह in all central acts and regulations words in the singular shall include the plural and the vice versa. बताइए बेटा कोई क्वेरी? No, sir. बेटा No, आज sir. से एक बार रिकैप करो कितने सेक्शन हो गए। सबसे पहला सेक्शन 9 हुआ, कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। ये क्या बोलता है? फ्रॉम अगर किसी डे के आगे लिखा है तो एक्सक्लूड, टू अगर किसी डे के आगे लिखा है तो इंक्लूड। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम क्या बोला? कि अगर नंबर ऑफ डेज काउंट करके जो लास्ट डे आता है उस दिन कोर्ट या ऑफिस की छुट्टी है, तो जो भी काम करना है आप नेक्स्ट डे कर सकते हो जब भी कोर्ट या ऑफिस ओपन होगा। फिर आया मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये क्या बोला? कि जब दो प्लेसेस के बीच में आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो वो स्ट्रेट लाइन में मेजर होगा ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में मेजर होगा ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट आया ड्यूटी टू बी टेकन प्रो राटा इन एनएक्टमेंट। बोले ड्यूटी अपने को प्रोपोर्शनेटली लेनी होगी किसी भी एनएक्टमेंट में। ड्यूटी टू बी टेकन प्रो राटा इन एनएक्टमेंट। बोले किसी भी एनएक्टमेंट में हम ड्यूटी लगाएंगे तो प्रो राटा लगाएंगे। मतलब अगर प्रोडक्ट का क्वांटिटी, वेट, मेजर या वैल्यू बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी भी बढ़ जाएगी, और प्रोडक्ट का अगर क्वांटिटी, वेट या मेजर कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी भी कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आया जेंडर एंड नंबर। बोले मेल जेंडर के अंदर फीमेल जेंडर इंक्लूड होगा एंड नॉट वाइस वर्सा, और प्लूरल में सिंगुलर इंक्लूड होगा और सिंगुलर में प्लूरल इंक्लूड होगा। ये बेटा अभी तक हमने पढ़ लिया। बताइए यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Sir. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब बेटा आज यहीं तक रखते हैं। अब कल जब हम आएंगे तो हम सेक्शन 14 से पढ़ना चालू करेंगे और सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे, और सारे सेक्शन का एक एक सेक्शन का मैं आपको एग्जांपल बना के दे दूंगा, ताकि आज से आप 2 महीने बाद या 4 महीने बाद या साल भर बाद भी ये एक्ट्स उठा के देखें तो आपको पता रहे कि अभिषेक सर ने क्या पढ़ाया है। और मैंने अभी तक जितने सेक्शन आपको पढ़ाए आप शुरुआत से देख लो, चाहे स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 5, कोई भी एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया, और सब एक्चुअल एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई मेड अप एग्जाम्पल नहीं है, कुछ भी नहीं है।